स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी। सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। पिछले चैप्टर में हम रिसोर्स को अच्छे से समझ चुके हैं कि इन्वायरमेंट में हर वो एलिमेंट जो वैल्यू रखता है कोई न कोई और ह्यूमन के यूजेबल है वो रिसोर्स है। तो फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है वो किस तरह रिसोर्स में इंक्लूड होते हैं, किस तरह वो ह्यूमन के लिए एक रिसोर्स के रूप में यूज होते हैं, वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे। तो रिसोर्स को आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को समझने से पहले ये जो टर्म है फ्लोरा एंड फोना, जो आप अच्छे से समझते ही होंगे, इस टर्म को हमें समझना पड़ेगा। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो फ्लोरा है वो प्लांट्स के लिए और फोना है वो एनिमल्स के लिए। यानी ये दोनों फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, इसको हम फ्लोरा एंड फोना भी कह सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में मेनली ट्रीज और प्लांट्स होंगे जो फ्लोरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं वो फोना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज वन ऑफ द इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ फ्लोरा एंड फोना। यानी इंडिया जो है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है फ्लोरा और फोना के पॉइंट ऑफ व्यू से। देर आर अप्रोक्सीमेटली 47,000 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा, यानी जो ट्रीज एंड प्लांट्स हैं उनकी 47,000 जो स्पीसीज हैं वो हैं, एंड 81,000 स्पीसीज ऑफ फोना। तो ये आप याद रखेंगे, ये यहाँ 47 लिख दिया मैंने, इट मीन्स 47,000 स्पीसीज हैं वो फ्लोरा की हैं और फोना की 81,000 स्पीसीज हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो इंडिया है वो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में फ्लोरा और फोना के पॉइंट ऑफ व्यू से। But nowadays, negative factors are responsible for extinctions of flora and fauna। यानी आजकल जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, ड्यू टू नेगेटिव फैक्टर्स फ्लोरा और फोना है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, चाहे वो एनिमल्स हो या बर्ड्स हों, प्लांट्स हों, ट्रीज हों, वट एवर। जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं उनको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे। तो IUNC, ये आप याद रखेंगे, एक एजेंसी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेटिव एंड नेचुरल कंजर्वेशन। IUNC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचुरल एंड नेटिव कंजर्वेशन। तो क्लासिफाइड दीज इन 6 कैटेगरीज। जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं या फोना जो कैटेगरी आप हमने पढ़ी, तो इस एजेंसी ने, ये इंटरनेशनल एजेंसी है, इसने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है फोना की जो एजेंसी स्पीसीज हैं उनके बेस पे। तो इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहली है नॉर्मल। दीज स्पीसीज आर इजीली सीन इन देयर रीजन्स। ये यानी मोस्ट ऑफ रीजन्स में इजीली दिखाई देती हैं। दे आर नॉट एक्सटिंक्टेबल, यानी वो इजीली एक्सटिंक्ट नहीं होने वाली, यानी अभी वो काफ़ी सारी नंबर्स में हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में है। जैसे कैट्स हैं, डॉग्स हैं, रैट हैं, काऊ हैं, बफेलोज हैं, हॉर्सेज हैं, ये सारी की सारी हैं, ये नॉर्मल स्पीसीज हैं। तो ये जो स्पीसीज हैं ये इजीली सीन हैं, यानी कहीं पे भी इजीली देखी जा सकती हैं और ये इजीली एक्सटिंक्ट नहीं होंगी। तो नॉर्मल स्पीसीज और उनके एग्जाम्पल्स। फिर दूसरा endangered, these are species whose extinctance is very difficult if negative factors keep going at same rate, they can be extinct। यानी ये जो endangered हैं, ये यदि इसी तरह से नेगेटिव फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे तो ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, फिर भी इनको एक्सटिंक्ट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे टाइगर हैं, सओला है, गोरिल्ला है, वैक्विटा है, ये कुछ स्पीसीज हैं एनिमल्स की जो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में शामिल हो सकती हैं यदि ये नेगेटिव फैक्टर्स यूं ही रिस्पॉन्सिबल रहे या ह्यूमन जो एक्टिविटीज हैं वो सेम रेट पे चलती रही। तो एंडेंजर्ड, दीज आर स्पीसीज, ये वो स्पीसीज हैं हुज एक्सटिंक्टेंस इज वेरी डिफिकल्ट, यानी बहुत मुश्किल से एक्सटिंक्ट होंगी, लेकिन यदि नेगेटिव फैक्टर्स इसी रेट पे चलते रहे तो ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो टाइगर है, स्लोआ है, गोरिल्ला है, वैक्विटा है, ये इसमें एंडेंजर्ड में काउंट होंगी। थर्ड है वल्नरेबल स्पीसीज, दे कैन इजीली बी एक्सटिंक्ट इफ देयर प्रिजर्वेशन नॉट बी डन। यानी ये इजीली एक्सटिंक्ट हो सकती हैं यदि हमें उनकी प्रिजर्वेशन नहीं की गई, यानी उनको कंजर्व नहीं किया गया, उनकी सेफ्टी नहीं की गई, तो ये कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं।
जैसे क्रोकोडाइल है, लोयंस है, वन हॉर्न राइनो है, ठीक है, तो और बारहसिंगा है। ये कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो इजीली एक्सटिंक्ट हो सकती हैं यदि हमें इनकी प्रिजर्व नहीं की, तो हमें इनकी कंजर्वेशन करनी पड़ेगी। हमें इनके लिए रिजर्व फॉरेस्ट या रिजर्व एरियाज डिटरमाइन करने पड़ेंगे। तो वल्नरेबल, ये आप याद रखेंगे। फिर है रेयर स्पीसीज, दीज स्पीसीज आर वेरी लेस इन नंबर, यानी ये नंबर्स में बहुत ही कम है। सो प्रिजर्वेशन ऑफ दीज स्पीसीज शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस, यानी इसलिए इनकी जो स्पीसीज है इनकी प्रिजर्वेशन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। कम्युनिटी है या सोसाइटी है, स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, सभी को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे इसके रिलेटेड। तो हिमालयाज जो बियर हैं वो है ब्राउन बियर, फेनेक है, फेनेक फॉक्स है, हॉर्नबिल है, ये जो कुछ एनिमल्स हैं ये है रेयर स्पीसीज के एग्जाम्पल। तो ये बात आप याद रखेंगे कि सरकार को, कम्युनिटीज को, सोसाइटीज को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन सबको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी इनकी प्रिजर्वेशन के लिए। और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हिमालयाज ब्राउन बियर है, फेनेक फॉक्स है और हॉर्नबिल है। तो हमने इजीली पढ़ा नॉर्मल स्पीसीज को, एंडेंजर्ड को, वल्नरेबल को और रेयर को। अब हम पढ़ेंगे एंडेमिक जो स्पीसीज हैं। दीज स्पीसीज कैन नॉट बी सीन एवरीवेयर, यानी ये जो हैं संख्या में बहुत ही कम है और इजीली एवरीवेयर हमें सीन नहीं होती। दे आर फाउंड इन स्पेसिफिक एरियाज ओनली, वो केवल स्पेसिफिक एरियाज में ही मिलती हैं। These species movements is restricted due to the natural and geographical movements, यानी ये जो एनिमल्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों नहीं देखे जा सकते, क्योंकि नेचुरल जो बैरियर्स हैं और ज्योग्राफिकल, यानी इनके लिए इजीली इन्वायरमेंट अडेप्टेशन नहीं हो पाती, या ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट है उसमें ये अपने आप को, अपनी जो लाइफ है उसको सर्वाइवल नहीं कर पाते। तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज में जो स्पेसिफिक, जैसे जम्मू कश्मीर में हिमालयाद रीजन में कुछ एनिमल्स हैं, वो डेजर्ट में या प्लेन एरियाज में अपनी जो लाइफ है उसको इजीली अडप्ट नहीं कर पाएंगे, या डेजर्ट एरियाज में जो एनिमल्स रहते हैं वो हिली एरियाज में या माउंटेनियस एरियाज में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये हैं एंडेमिक जो कहीं कहीं पे दिखाई देती हैं और दूसरी जगह पे उनकी जो लाइफ एग्जिस्टेंस है वो कम है। फिर एक्सटिंक्ट जो स्पीसीज हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, यानी ये पिछले 40 या 50 साल या इससे भी पहले काफ़ी सालों तक देखी नहीं गई है। दीज स्पीसीज आर दोज हुज कुड नॉट बी सीन सिंस लास्ट 40 to 50 ईयर्स, यानी मिनिमम 40 to 50 है और उससे पहले भी काफ़ी सालों तक ये देखी नहीं जा सकती हैं। जैसे डायनासोर है, वो जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो ये जो स्पीसीज हैं IUCN, ये आप याद रखेंगे। इस एजेंसी ने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचुरल एंड नेटिव कंजर्वेशन। तो ये हैं आपकी, दोबारा से एक बार रिकॉल करेंगे, नॉर्मल है, अनडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, रेयर है, एंडेमिक है और एक्सटिंक्ट है। तो ये 6 कैटेगरीज हैं जिनमें ये डिवाइड है। तो इनके एक्सटिंक्टेंस की वजह से या इनके लेस नंबर्स के जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे ह्यूमन यूसेज है, हम अपनी फैसिलिटी के लिए या हम अपनी सेल्फिशनेस के लिए डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, डे बाय डे ट्रीज को कट कर रहे हैं, या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से ये जो हैं स्पीसीज हैं इनकी जो लाइफ है वो डेंजर में है। कॉलोनियल रूल में जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो उन्होंने रेलवेज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने बहुत सारी जो फॉरेस्ट एरियाज थे, ट्रीज एंड प्लांट्स थे वो कट किए और एग्रीकल्चरल लैंड को प्रोमोट किया ज़्यादा से ज़्यादा। इस वजह से भी जो स्पीसीज हैं ये कम हुई। फिर एग्रीकल्चरल लैंड, अब हम देखेंगे कि 1970s में और 1980s में 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड है फॉरेस्ट की या जो नेचुरल वेजिटेशन की, उसको कट करके एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। इस वजह से भी जो स्पीसीज हैं उनके जो नंबर्स हैं उनमें जो डिक्रीज है वो हो रहा है। तो ये आप याद रखेंगे। ह्यूमन यूसेज में सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़, कॉलोनियल रूल में ब्रिटिशर्स ने जो डेवलपमेंट के लिए वर्क किए वो सारे के सारे
नेचुरल वेजिटेशन के लिए या जो एनिमल्स हैं उनके लिए डेंजरस हुए इस वजह से। फिर एग्रीकल्चरल लैंड यानी जो बचे हुए फॉरेस्ट एरियाज थे या जो नेचुरल वेजिटेशन थी उसको कट करके एग्रीकल्चरल लैंड बनाई गई। तो 26,200 स्क्वायर किलोमीटर 1970s और 1980s में एग्रीकल्चरल लैंड को प्रमोट किया गया या यूज किया गया। तो कुछ ऐसे भी हैं जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है एमपी में, आपको पता होगा। इस नर्मदा सागर प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश में 40,000 जो एकड़ लैंड थी उसको यूज में लिया गया। इस वजह से जितने भी ट्रीज थे, एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, वो सारे के सारे वहाँ से माइग्रेट होने पड़े या उस इन्वायरमेंट की वजह से दूसरे इन्वायरमेंट में वो अडेप्ट नहीं कर पाए और उनकी स्पीसीज को एंडेंजर्ड होना पड़ा। बक्सा टाइगर रिजर्व, ये आप समझते होंगे कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट ने टाइगर की स्पीसीज के लिए या वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की स्पीसीज के लिए कुछ पॉलिसी चलाई। ये तो कुछ ये आपकी जो बुक है दोनों की, दोनों अच्छे से डीपली दे रखा है, इन दोनों को आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो सो वी नीड टू कंजर्व एंड प्रोटेक्शन, तो हमें इसलिए इन नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से हमें कंजर्वेशन की और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जैसे इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया है, ठीक है। और 1980 में जैगवार फ्लाई और बटरफ्लाईज के लिए प्रोजेक्ट चलाया है। 1991 में प्लांट्स के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट चलाया है। तो ये कुछ गवर्नमेंट के वर्क हैं या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव जो फैक्टर्स हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए वो हैं। तो ये आप याद रखेंगे। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट है, 1918 में जैगवार फ्लाई और बटरफ्लाईज के लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, 1991 में प्लांट्स प्रोटेक्शन के लिए। और आपको पता है कि जो डॉल्फिन है उसको नेशनल सी क्रिएचर डिक्लेयर किया गया है, एलिफेंट है उसको नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया गया है। तो इसकी वजह से हम इन जो स्पीसीज है उनको कंजर्व करें, उनका प्रोटेक्शन करें। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट या कोई कम्युनिटीज सोसाइटीज हैं वो इजीली किसी भी एरिया में इन स्पीसीज के लिए, इनकी कंजर्वेशन के लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए करती हैं। अब वाइल्ड लाइफ के बाद हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट हैं, प्रोटेक्टेड हैं या अनक्लासिफाइड हैं। तो रिजर्व जो फॉरेस्ट हैं वो मोर देन 50% ऑफ फॉरेस्ट एरियाज आर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट। यानी इंडिया का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने इंडिया के जितने फॉरेस्ट हैं उनका 50% जो एरियाज है या जो 50% फॉरेस्ट हैं उनको रिजर्व किया गया है और ह्यूमन एक्टिविटीज को बैन किया गया है ताकि फॉरेस्ट को कंजर्व या उनकी प्रोटेक्शन हो सके। फिर है प्रोटेक्टेड। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर्ड दैट 1/3 लैंड शुड बी फॉर फॉरेस्ट एरियाज। यानी प्रोटेक्ट हमें करने पड़ेंगे। जो फॉरेस्ट हैं वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत ही कम हो रहे हैं। इस वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि 1/3 लैंड है टोटल किसी भी एरिया की, वो होगी फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड होगी। अनक्लासिफाइड में यानी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। और आपको पता होगा कि एमपी है इंडिया का स्टेट, वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरियाज है। और जो मिजोरम है वो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट हैं। 84% टोटल लैंड पे जो मिजोरम है उसमें फॉरेस्ट हैं। और जो मध्य प्रदेश है इसमें एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंडिया में है। तो ये जो हैं इसमें और इनमें जो फॉरेस्ट हैं उनको अनक्लासिफाइड है, वो ना तो रिजर्व में है ना प्रोटेक्टेड में है, तो वो है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में। तो इन फॉरेस्ट से रिलेटेड भी कम्युनिटीज ने, कुछ सोसाइटीज ने कंजर्वेशन के लिए कुछ पॉलिसी चलाई हैं, कुछ स्कीम हैं या कुछ रिवोल्ट भी हुए हैं, कुछ मूवमेंट्स भी चलाए हैं। जैसे सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, माइनिंग एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट उन्होंने, जो राजस्थान के जो नेटिव पीपल थे उन्होंने ये चलाया। टाइगर रिजर्व जो सरिस्का है, ये जो मूवमेंट है ये राजस्थान में चला था और माइनिंग एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट चला था। और आपको पता होगा कि अलवर में
अलवर में एक ऐसी कम्युनिटी है जो उनके खुद के रूल एंड रेगुलेशंस हैं, जो अपने बिहाफ पे 3000 जो एकड़ लैंड है उनको उन्होंने रिजर्व डिक्लेयर कर रखा है। तो ये कुछ हैं कम्युनिटी बेस्ड हैं, आपकी बुक में दे रखे हैं अच्छे से। फिर है चिपको मूवमेंट, आपको पता होगा कि हिमालय रीजन में किस तरह से डिफोरेस्टेशन के अगेंस्ट मूवमेंट चला था और किस तरह से वहाँ के नेटिव जो लोग थे वो पेड़ों के चिपक गए थे। तो ये जो कुछ मूवमेंट्स हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कम्युनिटीज या सोसाइटी बेस्ड हैं, जिन्होंने नेचुरल वेजिटेशन के लिए या फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए जो स्टेप्स हैं वो उठाए हैं। फिर है टिहरी डैम प्रोजेक्ट, आपको पता होगा कि उत्तराखंड में केमिकल फर्टिलाइजर्स और सिंथेटिक केमिकल्स के अगेंस्ट जो एग्रीकल्चरल लैंड में ये ओवर यूज हो रहा था, उनके अगेंस्ट वहाँ के जो नेटिव लोग थे वो टिहरी गढ़वाल, आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ जो मूवमेंट था वो चला था। तो ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है, पीछे हमने वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट रिवोल्ट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।